ईरान में जो पहली तेल की खोज हुई थी वो हुई थी 1908 में। बरतानिया और अमेरिका दोनों इस तेल की तलाश में बड़ी दिलचस्पी ले रहे थे। I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. दुनिया में और भी तो ममालिक हैं, लेकिन आखिर क्यों अमेरिका ईरान के पीछे ही हाथ धोकर पड़ा हुआ है? ईरान के पास तेल होने के बावजूद आखिर क्यों ईरान की करेंसी इतनी गिरती जा रही है? और यहाँ तक कि हमास, हिजबुल्लाह जैसे मुल्कों के सपोर्ट में भी ईरान की बात की जा रही है। तो आज की इस वीडियो में ये सब कुछ समझ में आने वाला है। ईरान के इस मसले को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। ईरान यूरोप और एशिया के दरमियान एक क्रॉस रोड था, यानी अगर कोई भी माल, सामान या सफ़र करने वाला यूरोप से एशिया के किसी भी मुल्क में जाना चाहता था तो उसे ईरान से होकर गुजरना पड़ता। 1800 के आसपास रशिया और बरतानिया दोनों अपनी सल्तनत के फैलाव में थे। रशिया नॉर्थ की तरफ से और बरतानिया ईस्ट की तरफ से। उस वक्त पाकिस्तान वजूद में नहीं आया था और हिंदुस्तान को ब्रिटिशर रूल्स कर रहे थे। उसी सदी में ईरान पर हुकूमत थी काजार सल्तनत की और बादशाह था फतेह अली काजार। ईरान एक बहुत ही कमज़ोर हालत में था और दूसरी तरफ से रशिया कफकाज जैसे इलाकों पर कब्ज़ा करना चाहता था, क्योंकि यही वो इलाका था जो मिडिल ईस्ट, एशिया और यूरोप को आपस में कनेक्ट करता। ईरान अपनी इसी जियोग्राफिकल लोकेशन और ऑयल जैसे रिसोर्सेज की वजह से बड़े बड़े ताकतवर मुल्कों की नज़र में रहा है। साल था 1804। रशिया मौका देखते ही ईरान पर हमला कर देता है। ईरान की फ़ौज कुछ इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी, जिसकी वजह से ज़बरदस्ती एक ट्रीटी करवा लेता है, ट्रीटी ऑफ गुलिस्तान। इस ट्रीटी के तहत ईरान को अपनी अज़रबैजान, आर्मेनिया जैसी और शुमाली मशरिक़ की कुछ ज़मीनें रशिया को देनी पड़ती हैं। उस वक्त ईरान में ये सिस्टम भी चल रहा था कि उलमा जो कह देते थे वो बादशाह को मजबूरन मानना पड़ता था। ईरानी अवाम और उलमा इस मुआहदे से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो ये कह रहे थे कि हम अपनी ज़मीनें वापस लेंगे। साल था 1825। रशिया के किंग अलेक्जेंडर डेथ कर जाते हैं और ये बात ईरान तक पहुंच जाती है। ईरान उस वक्त रशिया को कमज़ोर समझता है और हमला कर देता है, लेकिन जीतना तो दूर की बात, ईरान उल्टा ये जंग हार जाता है और रशिया इस हमले के बदले में 20 मिलियन रूबल्स का जुर्माना आयद करता है ईरान के ऊपर और एक और ट्रीटी करवा लेता है, ट्रीटी ऑफ तुर्कमांची। और इस ट्रीटी के तहत कुछ और ज़मीनें ईरान को रशिया को देनी पड़ती हैं। इसके बाद 1856 में ईरान हेरत नाम के शहर पर हमला कर देता है, जो कि ब्रिटिशर्स रूल कर रहे होते हैं, और बरतानिया फिर ईरान पर हमला कर देता है और एक ट्रीटी करवा लेता है, ट्रीटी ऑफ पेरिस। साल 1890 में टोबैको की कंपनी भी नासिरुद्दीन काजार बरतानिया के हवाले कर देता है। ईरान में टोबैको जो है सबसे ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा ट्रेडर भी टोबैको का बिजनेस करके अपना घर चला रहा होता है, जिसकी वजह से पूरे ईरान में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं कि ईरान का जो बादशाह है वो तो बिका हुआ है। और इसी वजह से उलमा को बीच में आना पड़ता है, जिसकी वजह से आलिम मिर्ज़ा हुसैन शिराजी एक फतवा भी जारी करते हैं कि टोबैको का इस्तेमाल गुनाह है, जिसकी वजह से नासिरुद्दीन काजार को 1892 में ये ट्रीटी कैंसिल करवानी पड़ती है। साल 1901 में ईरान में एक न्यूज़ छपती है कि ईरान में ऑयल निकलने की ह्यूज पॉसिबिलिटी है और ये न्यूज़ ब्रिटिशर बिजनेसमैन विलियम डीआरसी के हाथ लगती है, जो ऑयल की माइनिंग वगैरह करता था। वो ईरान में आता है और नासिरुद्दीन काजार के साथ एक एग्रीमेंट कर लेता है। इस एग्रीमेंट में ये लिखा होता है कि अगले 60 साल तक विलियम डीआरसी ईरान में ऑयल निकाल सकता है और बेच सकता है और उसका 16% ईरान को देना पड़ेगा और एनुअली फिक्स्ड अमाउंट भी। अब विलियम डीआरसी ईरान में अपना पूरा पैसा लगा चुका होता है, लेकिन ऑयल फिर भी नहीं निकलता। फिर ब्रिटिशर्स ऑयल निकालने के लिए पैसे वगैरह भेजते हैं, जिसकी वजह से विलियम डीआरसी अपने काम को जारी रखता है। साल 1908 में एक जैकपॉट लगता है, यानी ईरान में तेल निकल आता है और एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी बन जाती है। अब ये तेल तो निकला था, लेकिन इसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स उठा रहे थे। ईरान को उसका 16% भी मिल जाता है और एनुअली फिक्स्ड अमाउंट भी, लेकिन जो ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था वो ब्रिटिशर्स को हो रहा था। इसी बात को लेकर ईरानी अवाम में गुस्सा फैल जाता है कि तेल हमारे मुल्क में निकला और फ़ायदा कोई और उठा रहा है।
आगे जाकर यही एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी ईरान के लिए बहुत सी तबाहियों का सबब बनती है। ईरानी आवाम सोचती है कि किंग जो है वो तो बिका हुआ है, और फिर वो एक बादशाह वाले सिस्टम को चलने देते हैं और उसके मुकाबले में इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन को लाकर खड़ा कर देते हैं। यानी बादशाह को अपने फैसले करने का पूरा हक है, लेकिन उसमें उल्मा का भी मेजर रोल होगा। यानी 1907 में मुजफ्फरुद्दीन शाह काजार डेथ कर जाते हैं और उनके बेटे मोहम्मद शाह अली काजार ईरान के नए बादशाह मुकर्रर होते हैं। वो इन मजलिस वगैरह से बहुत चिढ़ते थे, इसलिए 1908 में वो आर्मी की मदद से मजलिस के ऊपर तोपों से हमला करवा देते हैं, जिसकी वजह से ईरानी अवाम में और भी गुस्सा फैल जाता है और कबायली सरदार शाह के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, और यहाँ तक के शाह के ऊपर हमले भी करवाए जाते हैं, जिसकी वजह से मोहम्मद अली शाह काजार को ईरान छोड़कर रशिया भागना पड़ता है। और शाह के भागने के बाद शाह के कम उम्र बेटे को बादशाह मुकर्रर किया जाता है। वो बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से ईरान को मजलिस ही लीड कर रही होती है, उसको सिर्फ नाम का बादशाह बना दिया जाता है। साल 1990 में मजलिस ब्रिटिशर्स को मुल्क छोड़कर जाने का कहती है कि हमें आपकी कोई भी मदद नहीं चाहिए, आप जाइए और अपना मुल्क संभालिए। लेकिन ब्रिटिशर्स फिर भी ईरान को छोड़कर नहीं जाते हैं। ईरान का एक आर्मी हेड था रेजा खान पहलवी, ब्रिटिशर्स इसको फुल सपोर्ट करते हैं और 1925 में रेजा खान पहलवी ईरान का बादशाह बन जाता है, और वो ईरान को पूरी तरह मॉडर्नाइज कर देता है। औरतों के हिजाब पर पाबंदी लगा देता है और यहाँ तक कि मर्दों के रिवायती लिबास पर भी पाबंदी लगा देता है। मस्जिदों में चेयर्स लगा दी जाती हैं। रेजा खान पहलवी ऑयल का 16% बेनिफिट से बढ़वाकर 20% बेनिफिट करवा देते हैं और एनुअली भी कुछ बढ़वा देते हैं, लेकिन आवाम फिर भी खुश नहीं होती, क्योंकि उन्हें अपने ऑयल पर पूरा कंट्रोल चाहिए था। और इसी सब के दौरान वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाती है, जिसमें ईरान न्यूट्रल रहने का ऐलान कर देता है। बीच में ईरान जर्मनी के साथ कुछ ताल्लुकात बढ़ा देता है, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन और ब्रिटिशर्स को खौफ हो जाता है और वो ईरान पर हमला कर देते हैं। लेकिन इस सब के बाद ईरान की फुल सपोर्ट में अमेरिका आ जाता है। ईरान को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है यूएसए उसको देता है। अब 1951 में यूएसए ने क्या किया, एक इंटरनेशनल कोर्टिज्म बनाया। इसमें क्या था कि यूके जो ईरान का तेल निकाल कर बेच रही थी, उसमें अब यूएसए का भी 50% हिस्सा शामिल हो जाता है। अब इस सब के बाद मोहम्मद मुसद्दिक उभर कर सामने आते हैं, जो लोगों के बीच प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि बादशाह जो है वो ईरान का सारा तेल निकाल कर बेच देगा, और इसके बाद इसको ईरानी अवाम की फुल सपोर्ट मिलती है। और यहाँ तक कि एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी के वर्कर्स काम करना बंद कर देते हैं और मोहम्मद मुसद्दिक ईरान का ऑयल नेशनलाइज करवा देता है, यानी ईरान अब अपना तेल खुद ही निकाल कर बेचेगा। जिसके बाद मोहम्मद मुसद्दिक को ईरान का पीएम बना दिया जाता है। इस सब के बाद यूएसए और यूके बहुत गुस्से में आ जाते हैं और ईरान पर जमकर सैंक्शंस लगा देते हैं, और किसी भी कंट्री को अलाउ नहीं किया जाता कि वो ईरान से तेल खरीदे। अब इस सब के बाद यूएसए और यूके CIA और M16 को ईरान में भेजते हैं, जो कि रेजा खान पहलवी को फुल सपोर्ट करते हैं। 1962 में रेजा खान पहलवी फिर से ईरान का पीएम बन जाता है, और यूएसए और यूके को 1963 में दोबारा ईरान का तेल मिलना शुरू हो जाता है। इस सब के बाद दोबारा एक रिलीजियस स्कॉलर खड़ा होता है और प्रोटेस्ट करना शुरू कर देता है, जिनका नाम आयतुल्लाह खुमैनी होता है। वो भी यही सब कहते हैं कि अमेरिका का इंटरफेयर बढ़ रहा है, बादशाह जो है वो ईरान का सारा तेल बेच देगा। जिसके बाद इनको भी आवाम की फुल सपोर्ट मिलती है, और इनकी सपोर्ट तो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि पीएम जो है इनको निकाल कर इराक भेज देता है। आयतुल्लाह खुमैनी इराक में भी चुप नहीं बैठते हैं, बल्कि अपनी स्पीचेस जारी रखते हैं। इराक का जो पीएम था वो सुन्नी था, सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन भी सबसे बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गया था कि कहीं इनकी स्पीचेस सुनकर इराक की आवाम भी प्रोटेस्ट करना ना स्टार्ट कर दे, और वो इनको इराक से भी निकाल देते हैं, जिसकी वजह से इनको फ्रांस भिजवा दिया जाता है। 1977 में ईरान में प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रेजा खान पहलवी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और जो भी प्रोटेस्ट करता हुआ दिखाई देता है उसके खिलाफ पुलिस आर्मी को भेज देते हैं और उनको पिटवाते हैं, जिससे प्रोटेस्ट रुकता नहीं बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रेजा खान पहलवी को मुल्क छोड़कर भागना पड़ता है।
उसके बाद आयतुल्लाह खुमैनी ईरान में वापस आ जाते हैं और 1979 में ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक कंसीडर कर दिया जाता है। 1980 में इराक जो है ईरान पर हमला कर देता है, क्योंकि आयतुल्लाह खुमैनी की जो स्पीचेस हैं वो इराक के लोगों को भी प्रोटेस्ट करवाने पर मजबूर कर रही होती, क्योंकि सद्दाम हुसैन जो है शिया स्कॉलर्स को मरवा देता है इराक के अंदर, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। सद्दाम हुसैन इस वजह से ईरान पर हमला कर देते हैं और ये जंग तकरीबन 8 साल तक चलती है और 1988 में सीज फायर हो जाता है। उसके बाद 1989 में आयतुल्लाह खुमैनी की तबीयत ख़राब हो जाती है और हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद आयतुल्लाह खुमैनी के स्टूडेंट अली खुमैनी को पीएम बना दिया जाता है, जिसके बाद ईरान को न्यूक्लियर पावर बनाने की कोशिश की जाती है और एटम बम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। ईरान पहले ही पैसों के मामलात में बहुत कमज़ोर है और ऊपर से यूएसए के बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ईरान अभी तक न्यूक्लियर बॉम्ब बना नहीं पाया है।